चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ तक छोड़ा था जहाँ पर हमने कॉलम टॉपिक फिनिश कर दिया था। कॉलम्स के बाद में हम देख रहे थे टेम्परेचर प्रोग्रामिंग ऑफ कॉलम, जिसमें हम कॉलम को एक फिक्स टेम्परेचर पे एडजस्ट करके रख सकते हैं। कॉलम टेम्परेचर को एक फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर पे एडजस्ट करके रख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, या फिर एक दूसरा तरीका है कि कॉलम का टेम्परेचर जो है वो लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक इंक्रीज करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट फिनिश हो जाता है तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर में वो भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो क्यों है? The temperature of column is increased at a uniform program rate. ओके, किसी यूनिफॉर्म प्रोग्राम रेट के साथ में उसको इंक्रीज किया जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है, कॉलम टेम्परेचर कम होता है, तब लो बॉइलिंग पॉइंट सैंपल कंपोनेंट्स पहले इल्यूट हो जाते हैं, पहले वहाँ पर सेपरेट आउट होके कॉलम से बाहर आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। देन दे आर स्टार्टेड सेपरेटिंग, तब वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं और वो भी एक एक करके फिर वहाँ पे सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का। तो मैंने ये स्लाइड्स पे लास्ट टाइम छोड़ा था। तो आपका जो पहला मैंने सैंपल बता रहा था, सैंपल दैट हैज़ 3 कंपोनेंट्स ABC, जिसमें तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो 12 डिग्री रेंज के अंदर हैं, 12 डिग्री टेम्परेचर रेंज की, यानी 112 माइनस 100 कितना होगा? 12 डिग्री, यानी 12 डिग्री, यानी ये शॉर्ट रेंज, नैरो रेंज के अंदर तीनों सैंपल हैं। तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग सफिशिएंट है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसमें जब इसको इल्यूट करेंगे तो पहला कौन सा इल्यूट हो जाएगा? फर्स्ट कौन सा इल्यूट हो जाएगा? अब आप कहेंगे इल्यूट तो एक्चुअल में डिपेंड करता है इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज, उनका डिटेंशन टाइम क्या है, वो स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन पे या उनका अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो सपोज करो ABC 3 कंपोनेंट हैं, इसमें अगर कॉलम टेम्परेचर को क्या आइसोथर्मल बोल रहे हैं, तो आइसोथर्मल मतलब एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। तो ये जो 100 डिग्री, 105 डिग्री और 112 डिग्री है, इन तीनों का एक एवरेज टेम्परेचर उसमें सेट कर देते हैं। तो एवरेज टेम्परेचर लगभग कितना होगा? लगभग ऑलमोस्ट 106 डिग्री के आसपास, 106 डिग्री 107 डिग्री के आसपास। तो जब उस टेम्परेचर पे कॉलम को रन करते हैं फिक्स टेम्परेचर पे, तो अकॉर्डिंग टू देयर रिटेंशन टाइम ये सभी तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक करके वहाँ पर इल्यूट हो जाएंगे और सेपरेट 3 पीक मिल जाएंगे। डिटेक्टर जब इनको डिटेक्ट करेगा तो सेपरेट 3 पीक आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं, जो दूसरा सैंपल दिखाया है ABC कंपोनेंट्स हैं, जिसमें A का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ठीक है, ये जो मैंने शो किए हैं वैल्यूज, ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है A का, B का है 140 डिग्री और C का है 200 डिग्री। तो सपोज कीजिए इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, जो कि एवरेज ले लेते हैं तीनों का। तो एवरेज कितना होगा? लगभग 150 डिग्री, लगभग आप कहोगे 145 डिग्री, 150 डिग्री ये टेम्परेचर सेट किया। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो 100 डिग्री सेल्सियस कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, वो बहुत ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो वो तो एकदम तेज़ी से सेपरेट आउट हो जाएगा, और इसी के साथ में जो बी कंपोनेंट है वो भी इसके साथ में ही सेपरेट होगा। तो यहाँ पर जो रिटेंशन टाइम फैक्टर है, जो हमारा जो रिटेंशन टाइम वाला फैक्टर है, वो उतना काम नहीं करेगा। जो स्टेशनरी फेज के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो तो क्या हो जाएगा? गॉन्ड हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है सैंपल मॉलिक्यूल्स की, उसके अकॉर्डिंग वहाँ सेपरेशन होने लग जाएगा। यानी पहले ए और बी कंपोनेंट जो है वो एक साथ इल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कितना रखा है? लगभग 150 डिग्री।
तो 100 डिग्री और 140 डिग्री वाले कंपोनेंट्स जो है वो उनमें प्रॉपरली सेपरेशन भी नहीं होगा और वो वहां से इल्यूट हो जाएंगे। लेकिन जो कंपोनेंट सी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री है, कंपोनेंट सी जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो कॉलम के अंदर बहुत ही धीमे ट्रेवल करेगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि कॉलम टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री, क्योंकि फिक्स रखे हैं, तो वो बहुत धीमे ट्रेवल करेगा। तो उस केस में उसका सेपरेशन या तो होगा ही नहीं, या फिर अगर इल्यूशन होगा ही नहीं, या फिर अगर इल्यूशन होगा तो बहुत टाइम बाद होगा, यानी इसका रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के सैंपल कंपोनेंट्स के लिए जहां पर टेम्परेचर रेंज जो है, बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है, वाइड रेंज होती है, बड़ी रेंज होती है। कितनी रेंज है, 100 डिग्री है, 200 डिग्री माइनस 100 डिग्री कितना, 100 डिग्री रेंज है। तो उसके लिए ग्रेडियंट टेम्परेचर यूज किया जाता है, यानी टेम्परेचर को लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक बढ़ाया जाता है। लो वैल्यू जब होगी टेम्परेचर की, तब मान लो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 100 डिग्री से, ठीक है ना, 90 डिग्री से या 100 डिग्री से, तो 100 डिग्री पे कौन सा कंपोनेंट इल्यूट होना स्टार्ट होगा, ए कंपोनेंट। अब यहाँ पर बी और सी कंपोनेंट जो है वो कॉलम में ही पीछे पीछे चलेंगे, वो वहां पर सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है ना। पहले कौन सा कंपोनेंट इल्यूट होगा, ए कंपोनेंट। फिर जैसे जैसे ए कंपोनेंट इल्यूट होना शुरू हुआ, तो बाद में क्या हुआ, 100 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130, एक एक मिनट करके 120 डिग्री, 130 डिग्री, जैसे ही 140 डिग्री के आसपास आएगा तो कंपोनेंट बी जो है वो वहां पर सेपरेट होकर इल्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब सी कंपोनेंट जो है वो कॉलम में पड़ा रहेगा पीछे की तरफ। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा, 140 से बढ़ा 50, 150, 160, 170, 180, जब 180, 190, 200 के आसपास आने लगेगा, तब कंपोनेंट सी जो है उसका वहां पर जो मूवमेंट है कॉलम के अंदर मूवमेंट है वो फास्ट होगा और वो इल्यूट होगा। तो इस तरह से तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इजीली सेपरेट हो जाएंगे और तीनों की अलग अलग पीक आएंगी। डिटेक्टर जब इनको डिटेक्ट करेगा एक एक करके, तो तीनों की अलग अलग पीक आएंगे। तो ये क्या बता रहे हैं हम, दिस इज ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग, ग्रेडियंट टेम्परेचर कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं सीधे एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का, C5, C6 और C7 कार्बन का एक मिक्सचर है। C5 मतलब पेंटेन, C6 कार्बन वाला हेक्सेन और C7 कार्बन वाला हेप्टेन। इन तीनों का एक मिक्सचर है जो 1:1:1 प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। इनका जो रेशियो है 1:1 है। अगर इनको सेपरेट आउट करना है, तो इसको सेपरेट करने के लिए कई टेम्परेचर्स पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनको सेपरेट करने का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 90 डिग्री पे, 110 डिग्री पे, 125 डिग्री, 150 डिग्री, इन अलग अलग टेम्परेचर्स पे इनको सेपरेट करने का ट्राई किया। तो इनमें से किसी भी टेम्परेचर पे ये इजीली सेपरेट नहीं होते तीनों कंपोनेंट्स, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 38 या 40 डिग्री के आसपास है। फिर उसके बाद हेक्सेन का लगभग उससे 30-35 ज़्यादा है, मतलब लगभग 70 के आसपास है। और हेप्टेन का फिर उससे भी ज़्यादा है। तो जो टेम्परेचर का रेंज है वो लगभग 60-70 डिग्री है, वाइड रेंज है, 60-70 डिग्री है। तो इन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, इसको सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ पर ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग या टेम्परेचर प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ती है। इन ये जो तीन आपको क्रोमेटोग्राम्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना, 3 क्रोमेटोग्राम्स दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्रोमेटोग्राम्स। ये तीनों क्रोमेटोग्राम्स एक ऐसे सैंपल कंपोनेंट के लिए बताए गए हैं जिसमें टोटल 6 कंपोनेंट हैं, टोटल 6 सैंपल कंपोनेंट्स हैं। और 6 की 6 सैंपल कंपोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, यानी वाइड रेंज है। तो देखिए, जो पहला जो क्रोमेटोग्राम है, जिसमें वाई एक्सिस पे क्या है, सिग्नल दिखाया है, सिग्नल इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, रिटेंशन टाइम, एक्स एक्सिस पे रिटेंशन टाइम। तो पहला जो क्रोमेटोग्राम है वो है आइसोथर्मल, दूसरा क्रोमेटोग्राम भी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जो तीसरा क्रोमेटोग्राम है वो है प्रोग्राम टेम्परेचर पे, या टेम्परेचर प्रोग्राम पे, या फिर ग्रेडियंट इल्यूशन पे। तो पहला कर्व देखिए, पहले क्रोमेटोग्राम जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, लो,
उसकी वैल्यू जो है वो कम रख रहे हैं, लो रख रहे हैं। मतलब सपोज कीजिए जो ये 6 कंपोनेंट्स हैं वो 100 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में है, इनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज 100 डिग्री से 200 डिग्री तक है। तो लो टेम्परेचर रखने का मतलब 100 120 डिग्री इसके आसपास रखा। जब लो टेम्परेचर पे इसको रखा, तब जो लो बॉइलिंग पॉइंट सैंपल कंपोनेंट्स हैं, जैसे 100 डिग्री वाला या 120 डिग्री वाला, 130 डिग्री वाला, वो वाले तो क्या होंगे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे, जिनके आपको लो रिटेंशन टाइम पे एक्स एक्सिस पे इन तीनों के पीक दिख रहे हैं, पहला पीक, दूसरा पीक, तीसरा पीक, 3 पीक। लेकिन जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं वो उनका रिटेंशन टाइम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, लगभग 180 डिग्री, 170 डिग्री, 200 डिग्री के आसपास। तो उनका रिटेंशन टाइम एक तो बहुत बढ़ जाएगा, और साथ में वो कॉलम के अंदर बहुत धीमे धीमे ट्रेवल करेंगे, तो उनका जो पीक आएगा वो कैसा आएगा, ब्रॉड पीक। देखिए आप, ये जो बाद में तो 3 पीक आए हैं, देखो फर्स्ट पीक, इस सेकंड पीक और ये थर्ड पीक, ये थर्ड पीक तो बहुत ज्यादा ब्रॉड पीक हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो हमको क्रोमेटोग्राम मिल रहा है वो अच्छा क्रोमेटोग्राम नहीं है, इट इज नॉट अ बेटर क्रोमेटोग्राम। और इसमें और भी ध्यान दो कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो ये लास्ट कंपोनेंट है जिसका ये ब्रॉड पीक आया है, वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद इल्यूट होगा, यानी उसका रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आगे समझ में, तो इट इज़ नॉट गुड। दूसरा, वापस से क्या दिखाया, आइसोथर्मल टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर क्या रखा है, हाई रखा है, फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है, हाई वैल्यू रखी है, यानी कि 200 डिग्री के आसपास, ठीक है ना, 190 डिग्री, 180 डिग्री या 200 डिग्री के आसपास रखी है। उस केस में क्या होगा, जो लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स हैं, यानी 100 डिग्री वाले, 110 डिग्री, 120 डिग्री वाले, वो उनकी काइनेटिक, सबकी काइनेटिक एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स की, और वो तेजी से कॉलम के अंदर भागेंगे और एक साथ इल्यूट हो जाएंगे। तो उन देखो, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनकी पीक्स क्या हो गई, यहाँ पे मर्ज हो गई, ठीक है ना, एक साथ जुड़ गई, यानी उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, एक साथ जुड़ी होगी, यानी तीनों का सेपरेशन नहीं हुआ, एक्चुअल में सेपरेशन नहीं हुआ, तीनों लगभग एक साथ बाहर निकल गए बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। जो ये तीनों पीक यहाँ सेपरेट सेपरेट मिले थे, वो तीनों पीक यहाँ पे मर्ज हो गए, ठीक है। लेकिन जो बाद में जो हमें सैंपल कंपोनेंट्स हैं जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, वो अच्छे सेपरेट हुए, ठीक है ना, उनका अच्छा सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या, इस क्रोमेटोग्राम में एडवांटेज क्या हुआ कि इसका रिटेंशन टाइम तो कम हो गया, यानी सभी कंपोनेंट्स के लिए रिटेंशन टाइम तो कम हो गया, यानी एक्सपेरिमेंट कम समय में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दो लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स हैं उनका सेपरेशन नहीं हुआ, उनका प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ, उनके लिए पीक प्रॉपर नहीं आए। तो समझ गए आप, लो टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल में लो टेम्परेचर पे जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं उनका अच्छा सेपरेशन होता है, लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट वालों का अच्छा सेपरेशन नहीं होगा था, या फिर सेपरेशन बहुत टाइम में होता है। लेकिन हाई आइसोथर्मल में लो बॉइलिंग पॉइंट्स का सेपरेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वालों का हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों क्रोमेटोग्राम अच्छे नहीं है, दोनों की दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे गुड एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट को और बेटर करने के लिए, जिसमें रिटेंशन टाइम भी कम लगे, यानी एक्सपेरिमेंट का टाइम भी कम लगे, और सभी 6 की 6 सैंपल कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएं, तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, दैट इज ग्रेडियंट इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी, जहां पर 100 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक टेम्परेचर को राइज करेंगे, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है ना, एक एक मिनट करके उसको बढ़ाते जा रहे हैं, 140, 150, 160। तो जब कॉलम टेम्परेचर कम होगा, तब उसमें जो लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स है वो अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर राइज होके हाई बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएगा, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स बाद में इजीली अच्छे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो सभी के लिए सेपरेट सेपरेट पीक मिलेगी, क्योंकि 6 सैंपल कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल 6 सैंपल पीक्स मिल रही हैं। देखो, ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम टेम्परेचर में 1 2 3 4 5 6 सभी 6 पीक्स एकदम अलग अलग सेपरेट सेपरेट मिलती हैं। तो ये एकदम क्या है, प्रॉपर अच्छा क्रोमेटोग्राफी है, अच्छा सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर सीधा सीधा टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। अगर हमारे पास जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो बहुत वाइड रेंज है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में ही, कॉलम के अंदर ही, दी सॉलिड इनर्ट सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि जो
कॉलम यूज कर रहे हैं हम, कॉलम के अंदर क्या है, स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज जो हमने प्रिपेयर किया था वो कैसे प्रिपेयर किया था, एक तो लिया था सॉलिड इनर्ट सपोर्ट जो कि कोई सॉलिड पाउडर्स होते हैं, फाइन पाउडर्स, माइक्रोन साइज पार्टिकल वाले फाइन पाउडर्स। दूसरा क्या लिया था, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, ये लिया था दूसरा नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, और तीसरा क्या लिया था, वॉलेटाइल लिक्विड। और तीनों की स्लरी बना के या तीनों का पेस्ट बना के कॉलम के अंदर भर देते हैं, और उसके बाद में जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है वो वहां से वेपोराइज हो जाता है, और पीछे सॉलिड इनर्ट सपोर्ट और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड रह जाता है, यानी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड सॉलिड इनर्ट सपोर्ट के पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग हो जाती है। तो ये जो दोनों की दोनों मेन कंपोनेंट हैं स्टेशनरी फेज के, दोनों कंपोनेंट कौन से, सॉलिड इनर्ट सपोर्ट और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, इन दोनों का आपके डिटेल में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो पहला हम ले रहे हैं सॉलिड इनर्ट सपोर्ट। सॉलिड इनर्ट सपोर्ट क्या करता है, वो जो लिक्विड फेज है या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है उसके लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाती है। तो यूनिफॉर्म लिक्विड फेज की कोटिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं जनरली, जैसे टेफ्लॉन, एल्यूमिनियम, कार्बोरेंडम, माइक्रो ग्लास बीड्स। तो टेफ्लॉन तो आपको पता है, जैसे वो पॉलीथीन का एक इस तरह का पॉलीमर है, CF2CF2, जैसे पॉलीथीन में तो CH2CH2CH2 होता है, तो टेफ्लॉन एक तरह का पॉलीमर है जो फ्लोरिनेटेड है, फ्लोरीन है होता है उसमें, CF2CF2CF2 इस तरह का फ्लोरीन चेन है। तो टेफ्लॉन का एक बहुत फाइन पाउडर होता है, या तो उसको यूज करते हैं। टेफ्लॉन आपको पता है बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है, बहुत ज्यादा इनर्ट होता है। या एल्यूमिनियम का पाउडर, या कार्बोरेंडम यानी सिलिकॉन कार्बाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड का पाउडर यूज करते हैं, या फिर ग्लास का पाउडर। तो इस तरह की ये जनरली जो सपोर्ट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको जो मेन पढ़ना है, जो आजकल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है डायटोमेशियस अर्थ। ओके, एकदम नया टर्म है आपके लिए, दीज आर डायटोमेशियस अर्थ, मोस्ट कॉमन यूज सपोर्ट। डायटोमेशियस अर्थ, अर्थ टर्म क्यों है, मीन्स क्या है, अर्थ से मिलता है, यानी कि अर्थ में आप खुदाई करने के बाद में ये प्राप्त होता है। तो जनरली जो समुद्र हैं, सी, उसके जो साइड में आपने देखा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं, जहाँ पे भी ये मिलता होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, डाइटम्स होते हैं, atoms that are microorganism unicellular, जनरली माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल्स को, या स्पेसिफिकली आप कह सकते हो सिलिका को अपने अंदर डिपॉजिट करके वहां पर डैड होकर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है ना, डिपॉजिट होकर डैड होकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वहां पर एक रॉक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, सॉफ्ट रॉक्स। उन रॉक्स को वहां पे खुदाई करके उन रॉक्स को वहां से निकाल के, चट्टानों को निकाल के, उनको क्या करते हैं, बारीक पीस के, उसको क्रश करके बारीक पीस के फाइन पाउडर बना लेते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। उस फाइन पाउडर को एज अ स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है आजकल। एज अ स्टेशनरी फेज में भी क्या यूज किया जाता है, सॉलिड इनर्ट सपोर्ट, सॉलिड इनर्ट सपोर्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक। सिलिशियस है, सिलिका होगा, सिलिका क्या होता है, SiO2, दैट इज सिलिका। सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक that can easily crumbled into fine white powder, ठीक है ना। ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है इसको इजीली क्रश कर सकते हैं, क्रम्बल कर सकते हैं, और इसका फाइन सफेद कलर का पाउडर बना सकते हैं। और वो पाउडर इतना महीन होगा, इतना बारीक होगा कि उसका जो पार्टिकल साइज है वो ऑलमोस्ट नैनो साइज में या माइक्रोन साइज में होगा, ठीक है। नाउ दिस सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक और डायटोमेशियस अर्थ इज अवेलेबल इन दीज कमर्शियल फॉर्म्स। ये आपको दिखा रहा है, सिलाइट, डाइसिलाइट, क्रोमोजोर W, क्रोमोजोर P, C22, ये सब की सब कमर्शियल नेम है, यानी मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं कमर्शियली, इस नाम से ये डायटोमेशियस अर्थ अवेलेबल होता है। नाउ व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉलिड सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं 2 मार्क्स में, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ सॉलिड सपोर्ट, कि सॉलिड सपोर्ट कैसा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, हाई सरफेस होना चाहिए। तो देखिए जो जितने भी फाइन पाउडर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया हमेशा हाई होता है, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, पार्टिकल साइज स्मॉल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना चाहिए। और सबसे अच्छा पार्टिकल शेप कैसा, स्फेरिकल। देखो पार्टिकल जो है, पार्टिकल का शेप कैसा होता है, कैसा हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, रेक्टेंगल, मतलब वेरियस शेप हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट शेप के पार्टिकल्स कौन से होते हैं, स्फेरिकल। और जनरली डायटोमेशियस अर्थ के जो सिलिका पार्टिकल्स होंगे वो जनरली स्फेरिकल शेप में ही होते हैं,
एंड इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी जो सॉलिड सपोर्ट है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए कि जब कॉलम की पैकिंग करने के बाद भी जब उसको ड्राई कर देते हैं तो कॉलम के अंदर कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। समझ गए? जब उसको ड्राई कर दिया, क्योंकि पाउडर भरा है हमने पैक, तो पाउडर के बीच में कोई क्रैक्स या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैकेनिकली वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉलम का टेम्परेचर हाई होता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान कॉलम का टेम्परेचर हाई होता है, तो ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कहीं कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। वैसे भी मैंने कहा कि कॉलम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। दूसरा क्या, लास्ट पॉइंट क्या है, इट शुड बी इजीली और रेडिली मेल्टेड विद लिक्विड फेज। जो हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड यूज करेंगे उसके साथ में ये इजीली मेल्ट हो जाना चाहिए, यानी उसके साथ में एक अच्छा पेस्ट बन जाना चाहिए, इसका यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म पेस्ट नहीं बना पा रहा है तो मतलब वो अच्छा सॉलिड इनर्ट सपोर्ट नहीं है। अब इसमें एक नई बात आती है कि जो डायटोमेशियस अर्थ मिलता है नेचुरल फॉर्म में, जो नेचर से मिल रहा है हमको, रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से नेचुरली जो मिल रहा है, वो क्या होता है, हाइड्रेटेड होता है। इट इज हाइड्रेटेड। देखो SiO2 सिलिका, SiO2 अगर इटसेल्फ है SiO2 तो उसमें कोई वाटर की इम्प्योरिटी नहीं है, कोई इस तरह का कोई ग्रुप्स नहीं है। लेकिन अगर इस सिलिका मटेरियल में कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स, तो फिर इस तरह की सिलिका क्या कहलाती है, हाइड्रेटेड सिलिका। यानी उस सिलिका में हम कह सकते हैं एक मॉइस्चर है एक टाइप का। तो ये जो सिलिका है यानी डायटोमेशियस अर्थ है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है उतना। यानी अगर इसको एज इट इज यूज कर लेंगे कॉलम में, सॉलिड इनर्ट सपोर्ट में, तो ये केमिकल रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि जो OH ग्रुप्स हैं सिलिका में, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी सिलिकॉन के साथ में OH ग्रुप्स जो अटैच हैं, वो सैंपल के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, तो इट कुड बी रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव होता है डायटोमेशियस अर्थ जो एज इट इज मिलता है नेचर से। तो इसको क्या करते हैं, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कॉलम में यूज करने से पहले कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उस केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को वहां से हटा दिया जाता है, या कह सकते हैं जो वाटर है उसको वहां से हटा दिया, या उसको किसी दूसरा उसका फंक्शनलाइजेशन चेंज कर दिया जिससे वो अनरिएक्टिव हो जाए, कॉलम के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं करे। तो उसके लिए आपको देखो एक एग्जांपल दिया है जिसको हम कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिनाइजेशन, सिलेनाइजेशन। Diatomaceous earth is treated with selenizing agents such as hexamethyl disilazane, HMDS। यानी जो डायटोमेशियस अर्थ मिला जो कि एक्चुअल में क्या है, हाइड्रेटेड सिलिका। हाइड्रेटेड सिलिका क्यों है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इसका क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको क्या नाम दिया है, सिलेनाइजिंग, सिलेनाइजेशन। यानी इसमें एक सिलिकॉन ग्रुप जो है, मिथाइल सिलिकॉन ग्रुप जो है वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। और केमिकल रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन, हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन। हेक्सा का H ले लिया, मिथाइल का M ले लिया, डी का डाइसिलेजेन का D ले लिया, और S का डाई का D ले लिया, और सिलेजेन का S ले लिया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन MCQ भी पूछ लेते हैं और डिटेल भी पूछ लेते हैं इसकी, ये कि क्या किससे केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, दैट इज HMDS, हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन। तो ये जो हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन है वो सीधे कहाँ पे अटैक करता है, इस डायटोमेशियस अर्थ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और इसका जो सिलिकॉन एटम्स हैं, HMDS के जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो डायरेक्टली उसके ऑक्सीजन एटम से बाइंड हो जाते हैं। तो देखो SiOH ग्रुप्स जो कि डायटोमेशियस अर्थ में प्रेजेंट हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, SiCH3 होल थ्राइस में। यानी कि ये देखिए जो ऑक्सीजन एटम है, ये जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, सिलिकॉन एटम। तो हम सीधे से इसको केमिकल रिएक्शन से देख लेते हैं। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेटेड सिलिका विद HMDS। ये हाइड्रेटेड सिलिका है या डायटोमेशियस अर्थ है, इसकी केमिकल रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HMDS से। हेक्सामिथाइल, मिथाइल कितने ग्रुप हैं, देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मिथाइल ग्रुप्स।
डाइसिलेजेन, डाइसिलिकॉन यानी सिलिकॉन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। देखो डाइसिलेजेन आ रहा है, 2 सिलिकॉन एटम्स हैं। और एजेन टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? जो ये हमारा एमिनो ग्रुप है, ठीक है ना, NH ग्रुप, उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो दिस इज हेक्सामिथाइल डाइसिलेजेन। तो इन दोनों की जब केमिकल रिएक्शन होगी तब क्या होगा? आप डायरेक्टली आप ऐसा दिखा सकते हो कि इसमें NH और यहाँ पे ये दोनों H, ठीक है ना, ये यहाँ पे एज अ एक स्टेबल शॉर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज अमोनिया, NH3 में के रूप में रिमूव हो जाएंगे। और ये जो एक SiCH3 ग्रुप है, SiCH3 होल थ्राइस ग्रुप, वो पहले ऑक्सीजन एटम पे जुड़ जाएगा और दूसरा SiCH3 ग्रुप होल थ्राइस किससे जुड़ जाएगा? दूसरे ऑक्सीजन एटम से। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है। नाउ दिस प्रोडक्ट which is called dehydrated silica, this is hydrated silica and product is dehydrated silica, this is actually used as solid inert support। अब देखो इसमें जो दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं इन पे से हाइड्रोजन एटम्स हट गए, दोनों हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिया। तो अब ये जो ग्रुप बना है ओ SiCH3CH3CH3O तो ये जो ग्रुप है वो क्या हो गया? अनरिएक्टिव हो गया। अब ये किसी के साथ में भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है हाइड्रेटेड सिलिका टू एनहाइड्रेट सिलिका। नाउ वो तो बात हो गई, बात इसके बारे में हो गई सॉलिड इनर्ट सपोर्ट की। फिर किसकी बात करते हैं? स्टेशनरी लिक्विड फेज। अब ये स्टेशनरी लिक्विड फेज क्या है? नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है जो कि सॉलिड इनर्ट सपोर्ट के ऊपर कोट किया गया है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अच्छा सॉल्वेंट होना चाहिए, कि जितने भी सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो सब की सब इसमें सॉल्युबलाइज होने चाहिए। ये थर्मली स्टेबल होना चाहिए, कि हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं होना चाहिए, थर्मली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली इनर्ट, ठीक है, सब में वही बात आ रही है, थर्मली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाई कॉलम टेम्परेचर पे जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो तो वहाँ गैस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेशनरी फेज वहीं स्टेबल रहना चाहिए, वो वेपोराइज होके नहीं निकलना चाहिए। तो इट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। इसका कॉलम टेम्परेचर जो है उससे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू है, वो कॉलम टेम्परेचर की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अलग अलग सैंपल कंपोनेंट्स के लिए इसका उनके पार्टीशन कोफिशिएंट्स अलग अलग होने चाहिए। पार्टीशन कोफिशिएंट में कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अलग अलग सैंपल कंपोनेंट्स के पार्टीशन कोफिशिएंट अलग अलग होने चाहिए, यानी कि ये सॉल्वेंट इस प्रकार का हो कि हर एक जो सैंपल कंपोनेंट है उसके लिए अलग अलग पार्टीशन कोफिशिएंट दिखाए। कई बार क्या होता है कि कोई सैंपल अननोन है, बिल्कुल अननोन सैंपल है, तो लिक्विड स्टेशनरी फेज को ट्रायल एरर बेसिस पे भी चूज किया जाता है कि उसकी पॉलरिटी कितना पोलर लेना है, कितना नॉन पोलर लेना है। कि सैंपल में हमको पता नहीं कि कौन से सैंपल कंपोनेंट्स हैं, कितने पोलर हैं कितने नॉन पोलर हैं, तो ट्रायल एरर बेसिस पे कॉलम तैयार किया जाता है। कि उसमें पहला कॉलम तैयार किया, उसमें अच्छे से सेपरेशन नहीं हुआ, तो फिर दूसरा नया कॉलम रेडी किया और उसमें लिक्विड स्टेशनरी फेज को चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल, वाटर और मिथाइल अल्कोहल दोनों की दोनों सैंपल कंपोनेंट्स हैं, यानी एक सैंपल में दो कंपोनेंट हैं, वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। आपको पता है कि वाटर और मिथाइल अल्कोहल दोनों क्या है? पोलर, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर जो है वो थोड़ा ज्यादा पोलर है और मिथाइल अल्कोहल उससे थोड़ा सा कम पोलर है। तो इसके लिए लिक्विड स्टेशनरी फेज कैसा यूज होगा? जो कि सेमी पोलर टाइप का हो, यानी कि वाटर और मिथाइल अल्कोहल के आसपास की, इन दोनों के बीच की पोलरिटी हो, इस टाइप का लिक्विड स्टेशनरी फेज या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड यूज किया जाएगा। अब अगर किसी हाइड्रोकार्बन मिक्सचर को सेपरेट करना है, जैसे पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, यानी आपका एक मिक्सचर है जिसमें पेंटेन भी प्रेजेंट है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, तो ये तीनों की तीनों एल्केन है, तीनों की तीनों नॉन पोलर हैं। तो इसके लिए कैसा लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज होगा? नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज होगा। उस नॉन पोलर लिक्विड स्टेशनरी फेज जो एल्केन के सेपरेशन के लिए यूज होता है, उसका जनरली जो यूज करते हैं लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में, दैट इज स्क्वेलेंस। स्क्वेलेन, ओके। तो एक स्क्वेलेन है, एक हाई कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है, नॉन वॉलेटाइल होता है, इसको स्टेशनरी लिक्विड फेज यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए
लिक्विड स्टेशनरी फेज कैसा यूज करते हैं, अगर पोलर कंपोनेंट्स हैं तो पोलर यूज होगा, नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं तो नॉन पोलर टाइप का यूज होगा, क्योंकि नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर के साथ में ज्यादा होती है, उसके साथ में ज्यादा इंटरेक्शन शो करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वेलिन। एक स्क्वेलिन कंपाउंड है, इसमें आप अगर कार्बन काउंट करोगे तो लगभग 38-40 के आसपास हैं कार्बन एटम्स, और इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, टोटल 6 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसको क्या करते हैं, जो स्क्वेलिन है इसका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करने के बाद में जो मिलता है दैट इज स्क्वेलैन, स्क्वेलैन या स्क्वेलेंस, स्क्वेलैन, ओके। तो वो जो स्क्वेलैन बना है दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, उसको यहाँ पर स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, लिक्विड स्टेशनरी फेज, यानी जो सॉलिड इनर्ट सपोर्ट है उसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो किसकी कर देंगे, स्क्वेलैन की। इसका दूसरा नाम ये भी है पर हाइड्रो स्क्वेलिन, यानी स्क्वेलिन को पूरी तरह से सैचुरेटेड कर दिया, पूरी तरह से उस पर हाइड्रोजन को एडिशन करवा दिया है। अब स्क्वेलिन जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉन पोलर है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह के हेक्सेन, हेप्टेन, जो नॉन पोलर जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट लिक्विड स्टेशनरी फेज है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑटो ऑक्सीडेशन, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है ना। ये तो जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई है कि कॉलम टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो उसमें जो ऑर्गेनिक लिक्विड स्टेशनरी फेज है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी हाइड्रोकार्बन्स का इस तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि स्क्वेलेन जो है वो लिक्विड स्टेशनरी फेज की जो भी गुड प्रॉपर्टीज हैं उसको फॉलो करता है, मतलब केमिकली इनर्ट है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है ना। इसके साथ में जितने भी हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर हैं उनके लिए, सबके लिए ये अच्छा सॉल्वेंट भी है, और सबके लिए पार्टीशन कोफिशिएंट्स भी अलग अलग दिखाएगा। तो जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है या नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका उनका अच्छा सेपरेशन इसमें मिलता है। ये सब एग्जांपल्स आप देख सकते हो। नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन अगर हैं, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कोई एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन्स, ये सब को यूज कर रहे हैं तो पैराफिन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, ये सब की सब यूज होते हैं, या मैंने जो अभी वो बताया कौन सा, स्क्वेलैन, इनका सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 400 डिग्री होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर कंपाउंड्स पोलर आ गए, पोलर कंपाउंड्स कैसे, थोड़ा पोलरिटी बढ़ गई, यानी जिसमें साइनाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उनकी पोलरिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए पॉलीग्लाइकोल्स या कार्बोवैक्स, इस टाइप के लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज होते हैं। अगर हाईली पोलर हैं, हाईली पोलर इस टाइप के जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है वो बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं, तो उनके लिए किस तरह के लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज होंगे, जैसे ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल। ये आपको पता है ग्लिसरॉल ये सब कैसे होते हैं, वेरी विस्कस, वेरी थिक होते हैं, विस्कस होते हैं, और इनमें OH ग्रुप्स भी हैं, तो ये इनके साथ में अच्छा इंटरेक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताइए, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें बताया कि कंपाउंड्स किस टाइप के हैं, सैंपल कंपोनेंट्स कैसे हैं, उनके लिए किस तरह का, जो दूसरा कॉलम है उसमें बताया किस तरह के लिक्विड फेज यूज होंगे। तो ये भी आप पोलरिटी ऑर्डर देख सकते हो। हाईली पोलर स्टेशनरी फेज ये हो सकती है, वाटर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है, जनरली वाटर तो यूज नहीं होता उसको, क्योंकि इसमें जनरली हम ज़्यादातर कौन सा यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन किया जाता है जीसी में मेजरली। तो ये वाटर वगैरह तो यूज नहीं होगा, लेकिन ये पोलरिटी ऑर्डर बताया कि वाटर सबसे ज़्यादा पोलर है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एमाइड्स हैं, एल्कोहल्स हैं, देन एस्टर्स हैं, ईथर्स, हैलाइड्स। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं तो पॉलरिटी कम हो रही है और नॉन पॉलरिटी इंक्रीज हो रही है। और सबसे लास्ट में देखोगे तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, सबसे लास्ट में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे एल्केन्स हैं, उनकी पॉलरिटी बहुत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा नॉन पोलर होते हैं, जैसे एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो उसके लिए कौन सा लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज किया हमने, स्क्वेलैन, ठीक है। ये एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है मैंने, वो उस पर आप जाकर कुछ लेक्चर्स देख सकते हो।
आपके सिमेट्री टॉपिक भी है शायद, और एक सेमेस्टर 2 में एमएससी में भी आता है, तो कुछ सिमेट्री के रिलेटेड, जो सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हैं वो भी मैंने उसमें रखे हैं। तो ये वाला जो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल आप एक बार देख सकते हो जाकर कि उसमें कौन कौन से लेक्चर्स हैं आपके लिए क्या काम के हैं। फिर आरजी केमिस्ट्री टॉक्स, दिस इज यूट्यूब चैनल। आप अटेंडेंस आप भेज दिए, अपना रोल नंबर टाइप करके भेज दो इसमें जूम चैट में।